कैसे हो आप सब लोग। आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं बुद्धि, इंटेलिजेंस, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि एक व्यक्ति को उसके जीवन की वास्तविक समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है और बुद्धि के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी हर समस्या का समाधान भी करता है। कुछ परिभाषाएं इम्पॉर्टेंट कुछ मनोवैज्ञानिक ने दी हैं, उनकी परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे अल्फ्रेड बिने महोदय ने परिभाषा दी है, कहा है कि बुद्धि में 4 चीज़ें आती हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। आलोचना क्या होता है? तो आलोचना मतलब किसी भी बातों को का तोड़ मरोड़ करना, यानी सकारात्मक या नकारात्मक दोनों बातें होती हैं, आलोचना कहलाती हैं। जैसे कोई भी बातें हैं, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा पूछ सकता क्यों पढ़ा रहे हो, क्या डिग्री है, क्या क्वालिटी है, क्या मकसद है। ये जो तर्क करना है, आलोचना करना है, ये सभी भी बुद्धि के अंतर्गत आती है। आलोचना सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। टर्मन महोदय के अनुसार अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि है। अमूर्त विचारों की योग्यता क्या है? बुद्धि है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। वुडवर्थ महोदय ने चीज़ों को पहचानने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा? चीज़ों को पहचानने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। वहीं गाल्टन महोदय ने कहा अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अमूर्त विचारों की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अब बुद्धि के प्रकार देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। बुद्धि, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। गैरिट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार होते हैं। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि। तो गैरेट और थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार से है? तो 3 है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि क्या होती है? तो मूर्त बुद्धि से अभिप्राय है जो चीज़ें हमारे सामने होती है। अमूर्त का मतलब ही होता है प्रत्यक्ष, यानी हम जिस चीज़ों को देख कर हम कार्य करते हैं वह मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। इसको गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के ही उदाहरण हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मैकेनिक, कारीगर यह किसके उदाहरण हैं? तो मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। अमूर्त बुद्धि क्या है? तो जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, इसमें किताबी ज्ञान होता है, उसे अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। जैसे कवि हो गए, डॉक्टर हो गए, चित्रकार, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। उसके बाद सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि में क्या आते हैं? जो समाज सेवी होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे नेता हो गए, व्यवसायी हो गए, समाज सेवी, अध्यापक, इनके अंदर, इन सभी के अंदर सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे किसी दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, ये गुण इनके अंदर पाई जाती है। 1885 ईस्वी में सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अगर बुद्धि शब्द का पहली बार प्रयोग पूछेगा तो 1885 ईस्वी में, कहाँ पे? इंग्लैंड में। और किसने किया था? तो गाल्टन महोदय ने किया था। उसके बाद 1890 में कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट
मेंटल टेस्ट एवं मैनेजमेंट मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। 1890 में ही कैटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया। बुद्धि शब्द पहले गाल्टन ने और मानसिक परीक्षण शब्द पहले कैटल ने। 1905 ईस्वी में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया। 1908 में अल्फ्रेड बिने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग पहली बार किए और 1912 में सर्वप्रथम ईस्टर्न और कुहलमान के द्वारा बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया गया। इन्होंने 1912 में बुद्धिलब्धि का सूत्र दिया। क्या था? सूत्र था मानसिक आयु बट्टो वास्तविक आयु। ये फार्मूला भी पूछा जाता है। उसके बाद 1916 ईस्वी में टर्मन ने बुद्धिलब्धि का संशोधित सूत्र दिया और इन्होंने संशोधन किया। वह सूत्र है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100 इसलिए लगाया गया ताकि पॉइंट को ख़त्म किया जा सके। और यही हमारा वर्तमान में IQ यानी जो है बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुद्धि लब्धि और उसकी स्थिति। अगर 25 से कम किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि आती है तो जड़ बुद्धि या महामूर्ख कहलाएगा। जो नहीं सब लोग कहते जड़ होगा। और 25 से 49 के अंतर्गत आपकी बुद्धि लब्धि आती है तो मूर्ख कहलाओगे। और 50 से 69 के अल्प बुद्धि वाले, 70 से 79 से क्षीण बुद्धि हीन बुद्धि, 80 से 89 में मंद बुद्धि और 90 से 99 निम्न सामान्य बुद्धि। यही मेन काटा होता है, इसी के ऊपर नीचे सारे होते हैं। तो 90 से 99 भूलना मत, समान निम्न जो है निम्न सामान्य बुद्धि। और 100 से 110 उच्च सामान्य बुद्धि। 110 से 119 तक बुद्धि लब्धि है तो प्रखर श्रेष्ठ बुद्धि। और वहीं 120 से 129 तक है तो उत्कृष्ट बुद्धि। और 130 से 139 तक अति उत्कृष्ट बुद्धि। और 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली या मेधावी बच्चे होते हैं। इसमें 90 से 99 और 140 से अधिक ये दोनों पॉइंट याद रखना। इसमें दो टर्म पूछे जाते हैं, एक होता है बेसल वर्ष और एक होता है टर्मिनल वर्ष। ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बेसल वर्ष क्या होता है तो जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में एक छोटा प्रोफेसर निकला है, छोटा आइंस्टीन निकला था, छोटा न्यूटन निकला था। तो जो बच्चा होता है अपनी अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को अगर बालक जो हल कर देता है वही बेसल वर्ष कहलाता है। जैसे मान लेते आप 10th में हो और बुक लगा दे रहे हो BSc की, तो BSc लेवल तक लगाते हो तो BSc क्या कहलाएगा? बेसल आयु कहलाएगा। एक होता है टर्मिनल आयु, जिस आयु के स्तर के प्रश्नों को बालक नहीं हल कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहा जाता है। जैसे इंटर में है 12 का पुस्तक या इंटर का बुक नहीं हल कर पा रहा है तो इसको क्या कहेंगे? टर्मिनल वर्ष कहेंगे। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कितने कितने सिद्धांत है इस समूह को देखते हैं। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। इन्होंने बताया सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। द्विकारक सिद्धांत, इस कारक को स्पीयरमैन के द्वारा स्पीयरमैन के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। यानी बुद्धि के द्वितत्व कारक का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। इसका मैं शानदार एक ट्रिक बनाया हूँ और उसको इसी YouTube चैनल पर है, वहाँ से देख करके आप याद कर सकते हो।
एक बिने था जो 2 स्पीयरमैन के साथ रहता था, फिर लुइस के साथ समूह में रहने का फैसला किया। ऐसे उसमें एक बढ़िया सा कहानी के रूप में है, आप वहाँ से देख के याद कर सकते हो। द्विकारक सिद्धांत में एक होता है समान तत्व यानी जी फैक्टर जनरल एबिलिटी। इसमें हर व्यक्ति में समानतः बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। जैसे मतलब बुद्धि 2 प्रकार से हुई, एक समान एक विशिष्ट। विशिष्ट जो बाद में अर्जित की जाती है और समान जो सभी में पाई जाती है। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत ये किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने ही दिया, और इसने बताया कि समान तत्व एवं विषय तत्व के अलावा एक तीसरा तत्व समूह तत्व भी होता है। समूह तत्व समान तत्व और विशिष्ट तत्व का मिश्रण होता है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। तो त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन। जो जनरल और स्पेसिफिक बताए थे, उसके अलावा इन दोनों का मिश्रण भी एक बुद्धि होती है। अगला है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह है और इनके अनुसार सामान्य बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बुद्धि में कई स्वतंत्र योग्यताएं होती हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने माना कि जो है मस्तिष्क एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बहुत सारे कारक होते हैं और सब अपने अपने रूप में कार्य करते हैं। समूह तत्व का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन महोदय ने दिया, और इन्होंने बताया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है और जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। इनके अनुसार बुद्धि 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। कितनी योग्यता? तो 7 मानसिक योग्यताओं से मिलकर बनी है। एक होती है प्राथमिक समझ, प्राइमरी कॉम्प्रिहेंशन, सांख्यिक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्रत्यक्षीकरण गति, परसेप्शन स्पीड, स्थान संबंधी योग्यता, स्पेटियल एबिलिटी, तर्क शक्ति यानी तर्क करना, रीजनिंग, शब्द प्रवाह, वर्ड फ्लुएंसी, स्मृति यानी मेमोरी। समूह तत्व का सिद्धांत किसने किया? थर्स्टन महोदय। उसके बाद प्रतिदर्श सिद्धांत यानी सैंपलिंग थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो G.H. थॉमसन है, और इन्होंने बताया कि समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता पाई जाती है। एक ही समूह के जो है योग्यता में परस्पर समानता पाई जाती है और व्यक्ति का प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श यानी सैंपल होता है। इस सिद्धांत में इन्होंने समान कारकों को ही व्यवहारिकता को महत्व दिया। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति की बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करती है। उसके बाद है पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। इसके प्रतिपादन बर्ट महोदय ने किया और इस सिद्धांत में मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। इनके अनुसार मानसिक योग्यताओं में समान मानसिक योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया गया और इसको भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला केएम वर्ग और दूसरा वीडी वर्ग। केएम वर्ग में इसमें प्रयोगशाला, यांत्रिक, स्थान संबंधी तथा शारीरिक योग्यताओं में शामिल किया जाता है। वीडी वर्ग, इस वर्ग में मौखिक, संख्या संबंधी तथा शैक्षिक योग्यताओं को शामिल किया जाता है। इसके बाद त्रिआयामी सिद्धांत, ये किसने दिया? तो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने, और इन्होंने बताया कि बुद्धि संरचना जो है मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना होता है: विषय वस्तु, कंटेंट, संक्रियाएं और उत्पाद। उसके बाद बुद्धि के का तथा बुद्धि खा का सिद्धांत, इसका प्रतिपादन हैब महोदय ने किया और इन्होंने बताया कि बुद्धि वंशानुगत एवं पर्यावरण कारकों का प्रतिफल है। वंशानुगत बुद्धि का होती है जो व्यक्ति के जन्मजात गुण उसमें पाए जाते हैं, और वातावरणीय बुद्धि
खा होती है जो वातावरण द्वारा यानी अनुभव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद ब्लूम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक ब्लूम महोदय हैं। इनके अनुसार बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अर्थात बुद्धि का कोई अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण कारक समय है। इन्होंने समय को महत्वपूर्ण माना है। जैसे कुछ चीज़ें तुम पढ़ते रहो नहीं समझ में आती, लेकिन समय के साथ वो अपने आप सीख जाते हो। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि यह एक क्या होता है, इसका महत्वपूर्ण कारक समय है। विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पियाजे द्वारा किया गया और पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की अनुकूली प्रक्रिया है, एडेप्टिव प्रोसेस है, जिसमें जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन तथा वातावरण के साथ होने वाली अंतःक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। इनके अनुसार जैसे जैसे बच्चे में संज्ञानात्मक प्रक्रिया का विकास होता है, वैसे वैसे उनका भौतिक विकास भी होता है। जैसे जैसे बच्चों की प्रकृति के नियम को समझना, व्याकरण के नियम को समझना, गणित के नियम को समझना आदि ये सभी जैसे आते हैं। आगे देखते हैं त्रिचापी या त्रिघटकी सिद्धांत। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग महोदय हैं और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इनकी थी बियॉन्ड आईक्यू में किया है। और इन्होंने बताया इनके अनुसार बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटकों में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर व्यक्ति को कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिनको वह संसाधित करता है, उनके गुण अवगुण की परख करता है और समस्या का समाधान भी करता है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं 3 बुद्धि? तो अनुभवात्मक बुद्धि, घटकी बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक यानी अनुभव पर आधारित होती है और घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति की कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं और यह अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। और घटकी बुद्धि वाले व्यक्ति हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। एक होता है तीसरी कौन से? संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इसमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिकार से अधिक लाभ हो, या व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। स्टर्नबर्ग के सिद्धांत के मुख्य 5 कारण हैं। एक होता है कूट संकेत, जिसको हम रीजनिंग में बढ़िया से पढ़ते हैं। इनकोडिंग, यह उपलब्ध सूचनाओं को मस्तिष्क में सेट करता है और उनकी पहचान करता है। इसका दूसरा है अनुमान लगाना यानी इन्फेरिंग, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुमान लगाना। व्यवस्था क्या है? मैपिंग, पुरानी परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति में संबंध स्थापित करना। उपयोग एप्लीकेशन, जो संबंध स्थापित किया है उसका वास्तविक उपयोग करना। अनुक्रिया क्या है? रिस्पॉन्स, संभावित समस्या को उसके सबसे उत्तम उपाय खोजना। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं और बुद्धि के सिद्धांत भी हो गए। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।